ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि किसी देश की जमीन, मतलब उसके पहाड़, नदियां, मैदान, ये सब कैसे उसकी किस्मत तय करते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी यूक्रेन को ही देखें, अगर वहां की जमीन पहाड़ी होती तो क्या रूस का नजरिया कुछ अलग होता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। हाँ, ये वो ताकतें हैं जो नेताओं के फैसलों पर, उनकी सीमाओं पर असर डालती हैं। सही। और देखिए, ये जो भू राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स, जी। ये सिर्फ नक्शों तक ही नहीं है। अच्छा। इसमें तो जलवायु, आबादी, संसाधन, यहाँ तक कि संस्कृति, हम्म। सब कुछ आ जाता है। हम्म। और ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई देश दुनिया में कैसे दिखेगा, व्यापार कैसे करेगा या लड़ेगा कैसे। और हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे भारत और चीन के बीच हिमालय है, जी। ये कितना बड़ा फैक्टर है। हाँ, मतलब इसने बड़े युद्धों से तो बचाया ही है एक तरह से। सदियों से। यही तो भूगोल का कमाल है। अच्छा, इसी कड़ी में अगर रूस को देखें, दुनिया का सबसे बड़ा देश। हाँ, 11 टाइम जोन, बहुत विशाल। लेकिन इतनी विशालता के साथ एक कमजोरी भी है। पश्चिम की तरफ वो जो खुला मैदान है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। बिल्कुल, वो खुलापन एक तरह से दरवाजा है। हाँ, कहते हैं पुतिन इसे पिज़्ज़ा के टुकड़े जैसा मानते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उसका नुकीला हिस्सा पश्चिम में और चौड़ा हिस्सा रूस के अंदर। मतलब हमले का खतरा हमेशा उधर से ही रहा है। और इतिहास भी तो यही बताता है ना? देखिए, पोलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, सब उसी रास्ते से आए हैं। बाप रे। तो ये डर बेवजह नहीं है। और इसी डर ने रूस को हमेशा पश्चिम की तरफ फैलने को उकसाया है, ताकि एक बफर जोन बन जाए। बिल्कुल, सुरक्षा घेरा। इवान द टेरिबल से लेकर सोवियत यूनियन तक सोच यही रही है, सुरक्षा चाहिए तो फैलाव करो। रूस की एक और बड़ी मुश्किल है गर्म पानी वाले बंदरगाहों की कमी। हाँ, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। मतलब ऐसे पोर्ट्स जो साल भर काम करें, बर्फ ना जमे। सही। आर्कटिक वाले जम जाते हैं, प्रशांत वाले भी मुश्किल है। इसीलिए वो क्रीमिया का सेवस्तोपोल इतना जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल। काला सागर के रास्ते, भूमध्य सागर और फिर दुनिया के समुद्री रास्ते खुलते हैं वहां से। तो फिर नेटो का पूरब की तरफ बढ़ना, वो रूस को सीधा खतरा लगता होगा। हाँ, उन्हें लगता है कि उनका बफर जोन उनकी सुरक्षा सिकुड़ रही है। इसीलिए वो इतना विरोध करते हैं और अपनी ऊर्जा, मतलब गैस और तेल, को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अब अगर चीन की तरफ देखें तो वहां कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, चीन खुद को सिर्फ एक देश नहीं, एक पूरी सभ्यता मानता है, हजारों साल पुरानी। और उसका केंद्र, उसका दिल, वो उत्तरी चीन का मैदान है, हान आबादी वाला इलाका। बिल्कुल। और उसे सुरक्षित रखना हमेशा से उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। तो उन्होंने भी बफर जोन बनाए। हाँ बिल्कुल। उत्तर में मंगोलिया का गोबी रेगिस्तान, पश्चिम में तिब्बत का पठार शिनजियांग। तिब्बत पर कब्जा वो सिर्फ जमीन का मसला नहीं था फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे उन्हें भारत के साथ एक तरह की प्राकृतिक सीमा मिली, हिमालय की। और पानी, सुना है नदियों पर भी कंट्रोल मिला। हाँ, एशिया की कई बड़ी नदियां येलो, यांगजी, मेकोंग वहीं से निकलती हैं, तो पानी पर कंट्रोल। और शिनजियांग, वो भी बहुत अहम है। क्यों? वहां तेल है। पहले न्यूक्लियर टेस्ट वहीं होते थे, और अब जो उनका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, हाँ हाँ, उसका एक जरूरी रास्ता वहीं से जाता है। लेकिन चीन तो हमेशा से एक जमीनी ताकत रहा है, अब वो नेवी पर इतना जोर क्यों दे रहा है? ब्लू वाटर नेवी। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। वो 2006 वाली घटना याद है, जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास अचानक चीनी पनडुब्बी आ गई थी? हाँ, वो तो चौंकाने वाला था। वो एक संकेत था कि चीन अब समुद्र में भी अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन इसमें मुश्किलें भी तो होंगी। बिल्कुल हैं। एक तो वो फर्स्ट आइलैंड चेन है, जापान, ताइवान, फिलीपींस, जिनमें से कई अमेरिकी सहयोगी हैं। तो वो चीन को खुले प्रशांत महासागर में जाने से रोकते हैं एक तरह से। हाँ, मुश्किल बनाते हैं। हाँ। और दूसरी बड़ी चुनौती है मलक्का स्ट्रेट, जहां से उनका ज्यादातर तेल आता है। बिल्कुल। और उस पर चीन का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट या बर्मा से पाइपलाइन। अच्छा, और अब आते हैं अमेरिका पर। लगता है जैसे भूगोल ने अमेरिका का कुछ ज्यादा ही साथ दिया है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह की लॉटरी ही है, दो तरफ विशाल महासागर, कोई खतरा ही नहीं उधर से। बीच में उपजाऊ मैदान, मिसिसिपी जैसी नदियों का जाल, व्यापार के लिए बेहतरीन। और पड़ोसी भी संबंधित रूप से कमजोर। बिल्कुल। इसी भूगोल की वजह से अमेरिका इतनी तेजी से फैला और ताकतवर बना। वो लुइजियाना खरीद। हाँ, 1803 में देश का साइज लगभग डबल हो गया और मिसिसिपी बेसिन पर पूरा कंट्रोल आ गया। फिर पश्चिम की तरफ प्रशांत तक पहुंचे, मेक्सिको से युद्ध, टेक्सास का विलय। हाँ, और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो उन्होंने दुनिया भर में नेवल बेस बना लिए। अटलांटिक और प्रशांत दोनों पर दबदबा। और नाटो का नेतृत्व करके यूरोप में भी प्रभाव।
और आज भी अमेरिका अपनी जगह पर कायम है। देखिए, अपनी भौगोलिक सुरक्षा और आर्थिक ताकत के दम पर वो अब भी सबसे बड़ी शक्ति है। पर हाँ, कुछ बदलाव आ रहे हैं। जैसे शेल गैस की वजह से वो ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो मध्य पूर्व पर निर्भरता कम हुई है। और ध्यान अब एशिया पर है, वो पिवट टू एशिया वाली बात। बिल्कुल। चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका अपना फोकस अब एशिया पर ला रहा है। ये दिखाता है कि कैसे भूगोल, संसाधन और रणनीति हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यूरोप से शुरू करते हैं। यूरोप की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी दिलचस्प है। गल्फ स्ट्रीम की वजह से मौसम अच्छा रहता है, ज़मीन खेती के लायक है, व्यापार के लिए नदियां बढ़िया हैं और कुदरती बंदरगाह भी हैं। इन सब चीज़ों ने मिलकर यूरोप को वो औद्योगिक क्रांति का गढ़ बनने में मदद की। यहाँ तक कि सर्दियां भी एक तरह से फायदेमंद रही, कई कीटाणुओं को खत्म कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यही भौगोलिक चीजें जैसे पहाड़ और ऐसी नदियां जो आपस में ज्यादा मिलती नहीं, डेन्यूब बेसिन को छोड़ दें, तो यही यूरोप में इतने सारे अलग अलग देशों के बनने की वजह भी बनी। अच्छा। हाँ, ये नदियां अक्सर सरहद का काम करती थीं और इनके किनारे व्यापारिक केंद्र बने, शहर बसे, जिससे फिर अलग अलग आर्थिक इलाके विकसित हुए। हाँ, और स्रोतों में ये भी जिक्र आता है कि यूरोप में उत्तर और दक्षिण के बीच एक आर्थिक बंटवारा सा है। उत्तर वाला हिस्सा जल्दी औद्योगिक हो गया, वहाँ व्यापार भी आसान था। जबकि दक्षिण में खेती लायक जो तटीय मैदान है वो कम है और वहाँ सूखा जैसी कुदरती परेशानियां भी ज्यादा आती रहीं। बिल्कुल। और इसी भूगोल ने स्पेन और ग्रीस जैसे देशों को ऐतिहासिक रूप से काफी संघर्ष करवाया है। स्पेन में देखें तो ऊंचे पठार हैं, नदियां छोटी हैं तो व्यापार में दिक्कत। हाँ। और ग्रीस, वो तो पहाड़ों और ढेरों द्वीपों वाला देश है, तो वहाँ खेती करना, देश को एक साथ जोड़कर रखना, ये सब मुश्किल रहा है। और 2008 का जो आर्थिक संकट आया था, उसने तो ये उत्तर दक्षिण का फर्क और भी साफ कर दिया। जर्मनी और फ्रांस की जो पुरानी तनातनी है वो भी तो भूगोल से जुड़ी है, खासकर वो उत्तरी यूरोपीय मैदान वाला इलाका। स्रोत बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन मतलब EU, उसको बनाने का एक मुख्य आइडिया ही यही था कि फ्रांस और जर्मनी इतने करीब आ जाएं हाँ। कि फिर से लड़ ना सकें। हाँ बिल्कुल, कि फिर लड़ाई ना हो। और ये काफी हद तक सफल भी रहा, देखा जाए तो, खासकर जर्मनी के लिए। उसने अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल युद्ध के बाद एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने में किया। हालांकि अभी हाल के जो वित्तीय संकट हुए और ब्रेक्सिट, उसने EU के उस और करीब संघ वाले विचार पर थोड़े सवाल तो खड़े कर दिए। अच्छा, अब यूरोप से हटकर अफ्रीका की तरफ देखें। स्रोत बताते हैं कि मानव जाति की शुरुआत तो वहीं हुई, लेकिन वहां के भूगोल ने विकास को काफी जटिल बना दिया। समंदर का किनारा बहुत लंबा है, शानदार है। हाँ। पर अच्छे नेचुरल बंदरगाह कम है। बिल्कुल। और नदियां बहुत बड़ी हैं, विशाल हैं, लेकिन उनमें झरने इतने हैं कि नावों से परिवहन मुश्किल हो जाता है। और एक बात और, अफ्रीका का साइज, ये समझना बहुत जरूरी है। नक्शों पर अक्सर वो छोटा सा दिखता है ना। हाँ। पर असल में वो अमेरिका, चीन, भारत और यूरोप के कई देशों को मिला दें, उनसे भी बड़ा है। सच में? इतना बड़ा? हाँ। और फिर सहारा रेगिस्तान है, महासागर है, इन सब ने उसे यूरेशिया के जो विचार थे, तकनीक थी, उससे काफी हद तक अलग थलग रखा। पालतू बनाने लायक पौधों और जानवरों की कमी और मलेरिया जैसी बीमारियां, इन सब ने भी विकास को धीमा किया। फिर बाहरी ताकतें आईं, पहले अरब फिर यूरोपी। वो अपने साथ तकनीक तो लाए, लेकिन ज्यादातर यहाँ से संसाधन और लोग ही ले गए, गुलामी के जरिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अफ्रीका के नक्शे पर सीधी सीधी लकीरें खींच दी। बिल्कुल। कृत्रिम देश बना दिए। हाँ, ऐसे देश जो पहले थे ही नहीं। इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC जिसे कहते हैं। हाँ। इतना बड़ा देश है, संसाधनों से एकदम भरा हुआ, लेकिन इन्हीं बनावटी सरहदों और बाहरी दखल के कारण दशकों से वहां लड़ाई और अस्थिरता है। हाँ, उसे तो अफ्रीका का विश्व युद्ध भी कहा जाता है। बाप रे। लीबिया का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। वो ऐतिहासिक रूप से 3 अलग अलग इलाकों में बटा था, त्रिपोलितानिया, साइरेनिका, फेजान। उनको एक कर दिया गया। और ये जो संसाधनों का अभिशाप वाली बात है वो भी दिखती है। जैसे नील नदी पर मिस्र और इथियोपिया के बीच तनाव चल रहा है आजकल। हाँ। वो ग्रैंड रेनेसां बांध को लेकर। हाँ, या नाइजीरिया में देख लीजिए, तेल की इतनी दौलत है, लेकिन उसी पर उत्तर और दक्षिण के बीच झगड़ा है और बोको हराम जैसी समस्याएं पनपती हैं। और अब तो चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है वहां। हाँ बिल्कुल। चीन अफ्रीका के संसाधनों, तेल, खनिज के बदले में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पुल, इन सब में भारी निवेश कर रहा है।
और अक्सर वो मानवाधिकार या सुधारों जैसे सवाल नहीं पूछता। अच्छा। तो ये कई अफ्रीकी सरकारों के लिए आकर्षक है, लेकिन इससे स्थानीय आबादी और जो चीनी मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनके बीच तनाव भी पैदा हो रहा है। अब जरा मध्य पूर्व की ओर चलते हैं। यहाँ भी मतलब नाम ही देखिए, मध्य किसका, पूर्व कहाँ से, ये भी एक तरह से यूरोपियन नजरिया दिखाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद साइक्स पिकोट जैसे जो समझौते हुए, जिन्होंने पुराने ऑटोमन साम्राज्य को बांटा, उन्होंने ऐसी बनावटी सीमाएं खींच दी जिन्होंने सदियों पुराने ऑटोमन प्रशासनिक क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया। वो विलायत कहलाते थे और अक्सर जातीय या धार्मिक आधार पर बने थे। हाँ, और आईएस का वो जो वीडियो आया था जिसमें वो इराकी सीरियाई सीमा को मिटा रहे थे, वो इसी बनावटीपन पर जोर दे रहा था कि ये सीमाएं हमारी नहीं हैं। इराक इसका एक सटीक उदाहरण है। ऐतिहासिक रूप से 3 अलग-अलग क्षेत्र थे, मोसुल, बगदाद, बसरा। अंग्रेजों ने उन्हें मिलाकर एक देश बना दिया। और नतीजा? शिया, सुन्नी और कुर्द समुदायों के बीच तनाव, जो सद्दाम हुसैन जैसे शासकों के दमन के नीचे दबा रहा, लेकिन जैसे ही वो हटा, वो सतह पर आ गया। आज जो कुर्दिस्तान का स्वायत्त क्षेत्र है, वो इसी का नतीजा है। और जॉर्डन, लेबनान, ये भी कुछ ऐसे ही कृत्रिम देश हैं। हाँ, ये भी ऐसे ही बनाए गए देश हैं, जहां जनसांख्यिकी मतलब आबादी के बदलते समीकरणों ने अस्थिरता पैदा की है। लेबनान में हमने ये देखा है। सीरिया में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जहां अल्पसंख्यक अलावी शासन बहुसंख्यक सुन्नियों पर राज करता रहा, जो वहां के गृह युद्ध का एक बड़ा कारण बना। बिल्कुल। और इन सारे विभाजनों ने, इस कृत्रिमता ने आईएस जैसे समूहों को उभरने का मौका दिया। वो समूह जो औपनिवेशिक विरासत और असफल अरब राष्ट्रवाद से जो हताशा पैदा हुई, उसका फायदा उठाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, वो भी तो भूगोल से कितना गहराई से जुड़ा है। गाजा की वो सीमित जगह, वेस्ट बैंक की रणनीतिक ऊंचाइयां, और यरूशलेम का धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व, वो तो है ही। ईरान को देखें तो उसकी भौगोलिक स्थिति, पहाड़, रेगिस्तान उसे बाहरी हमले से काफी हद तक बचाती है। लेकिन देश के अंदर जो जातीय विविधता है, वो आंतरिक स्थिरता के लिए एक चुनौती है। और उसका परमाणु कार्यक्रम। हाँ, उसका परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण उसे एक प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी बनाता है। और इसी वजह से सऊदी अरब जैसे सुन्नी राज्यों के साथ उसका तनाव बढ़ता रहता है। अंत में भारत और पाकिस्तान को देखते हैं। यहां भी भूगोल एक अजीब सा रोल निभाता है। स्रोत बताते हैं कि कैसे ये दोनों देश, जो एक ही भौगोलिक उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं, मतलब समुद्र और हिमालय से घिरा हुआ, फिर भी इतने गहरे दुश्मन हैं। हाँ, और 1947 का बंटवारा, जो धर्म के आधार पर हुआ, उसने न सिर्फ भयानक हिंसा को जन्म दिया, बल्कि पाकिस्तान को भौगोलिक और आर्थिक रूप से एक कह सकते हैं कि कमजोर स्थिति में छोड़ दिया। पाकिस्तान नाम भी तो। हाँ, पाकिस्तान नाम खुद ही उसकी आंतरिक विविधता दिखाता है। पंजाब, अफगानिया, पश्तून इलाके, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ राष्ट्रीय गौरव का नहीं है, वो रणनीतिक भी है और पानी की सुरक्षा का भी है। सिंधु नदी वहीं से आती है। हाँ, सिंधु नदी। और यही दोनों देशों के बीच लगातार तनाव का कारण है। पाकिस्तान को हमेशा से लगता है कि भारत के मुकाबले उसे एक रणनीतिक गहराई चाहिए, मतलब अफगानिस्तान में एक तरह का सुरक्षित पिछवाड़ा। इसी वजह से वो अफगानिस्तान में दखल देता रहा है। वो ड्यूरेंड रेखा वाला मुद्दा। हाँ, ड्यूरेंड रेखा का विवाद और तालिबान का समर्थन, ये सब उसी रणनीतिक गहराई की तलाश का हिस्सा रहा है। लेकिन इस दखल का उल्टा असर भी हुआ है ना, खासकर 9/11 के बाद। बिल्कुल। तब पाकिस्तान को उन्हीं समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी जिन्हें उसने पहले समर्थन दिया था। इससे देश के अंदर ही अस्थिरता और हिंसा बहुत बढ़ गई। बात की बात करें तो पाकिस्तान के साथ तनाव तो है ही, लेकिन वो चीन के साथ भी अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश करता है। हिमालय एक बड़ी भौतिक बाधा जरूर है। हाँ, लेकिन तिब्बत का मुद्दा है, अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है, और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ये सब तनाव पैदा करते हैं। तो भारत अपनी लोकीस्ट नीति या एक्ट ईस्ट कहते हैं, और अमेरिका, जापान, वियतनाम जैसे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाकर चीन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, भारत में भी आंतरिक अलगाववादी आंदोलन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना में देखें तो राष्ट्रीय एकता की भावना यहाँ ज्यादा मजबूत नजर आती है। तो भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये तो साफ है, लेकिन उसे अपनी अंदरूनी जटिलताओं और पड़ोसियों के साथ जो ये तनावपूर्ण संबंध हैं, उनको साधना होगा, उनको मैनेज करना होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां लगता है समस्या का कोई हल ही नहीं है, बस उसे किसी तरह संभाला जा रहा है। तनाव हमेशा बना रहता है। हाँ, आप कोरियाई प्रायद्वीप की बात कर रही हैं। वो वाकई एक जटिल पहेली है। उसका इतिहास देखिए, जापानी कब्जा रहा, फिर शीत युद्ध में बंटवारा हो गया, और भूगोल भी देखिए, पड़ोसी देश और दक्षिण कोरिया की राजधानी सेओल का सीमा के बिल्कुल पास होना, ये सब इसे बहुत संवेदनशील बनाता है। और उत्तर कोरिया का रवैया, वो तो इसे और मुश्किल बनाता होगा। बिल्कुल, उत्तर कोरिया का वो जो अलग थलग रहना, दमनकारी शासन और फिर परमाणु धमकी की रणनीति, ये सब मिलकर उसे अप्रत्याशित बनाते हैं। स्थिति ऐसी है कि कोई भी सीधा टकराव नहीं चाहता, क्योंकि जाहिर है नतीजा बहुत भयानक होगा, पर तनाव कम भी नहीं होता। शायद ये एक तरह का नियंत्रित तनाव है जो बड़ी ताकतों को भी किसी न किसी तरह ठीक लगता है। और इसी के पड़ोस में जापान, एक द्वीप देश जो पहले काफी अलग थलग रहता था, अब वो भी बदल रहा है, अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। हाँ, जापान का मामला भी दिलचस्प है। देखिए, उसके पास प्राकृतिक संसाधन हमेशा से कम रहे हैं, तो इतिहास में वो या तो विस्तार की सोचता था या फिर बिल्कुल सिमट जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जी, अब चीन का बढ़ता दबदबा है, उत्तर कोरिया का खतरा है, तो जापान अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गया है। वो अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्स को मॉडर्न बना रहा है और कुछ ऐसे जहाज भी ला रहा है जो नाम के लिए तो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर हैं, पर वो असल में छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि वो अब अपनी ताकत दिखाने से हिचक नहीं रहा। हालांकि पुराने सीमा विवाद जैसे दक्षिण कोरिया के साथ वो अभी भी हैं। तो बाहरी दबाव जापान की दिशा बदल रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं कैसे महाद्वीप की तरफ, जहां उम्मीदें तो बहुत हैं, पर जमीनी हकीकत शायद कुछ और है। आप लैटिन अमेरिका की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, यहाँ तो भूगोलीय एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, विशाल एंडीज पहाड़ हैं जो पूर्व पश्चिम को काट देते हैं, फिर अमेज़न के घने जंगल, रास्ते रोकते होंगे। बिल्कुल, और नदियां ज्यादातर व्यापार के लायक नहीं हैं। अच्छे बंदरगाहों की भी कमी है। नतीजा क्या हुआ? ज्यादातर आबादी तटों पर बस गई, अंदरूनी इलाके कटे हुए रह गए, आपस में जुड़े नहीं। ये भौगोलिक अलगाव शायद इसकी एक बड़ी कमजोरी रही है हमेशा से। और इस भूगोल के ऊपर इतिहास का बोझ भी है, वो औपनिवेशिक काल की विरासत। हाँ, बिल्कुल। औपनिवेशिक ताकतों ने क्या किया? जमीन कुछ ही लोगों में बांट दी और पूरी अर्थव्यवस्था ऐसी बनाई कि बस संसाधन बाहर भेजे जाएं। इससे जो गहरी असमानता पैदा हुई, वो आज तक मौजूद है। और बाहरी ताकतों का दखल, वो भी तो रहा होगा। हमेशा। पहले अमेरिका अपनी मुनरो डॉक्ट्रिन के साथ, मतलब पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर अपना प्रभाव जताता था और कई बार सीधा दखल भी देता था। और अब चीन आ गया है, भारी निवेश और व्यापार के जरिए अपना असर बढ़ा रहा है। जैसे निकारागुआ में पनामा नहर का एक विकल्प बनाने की वो बड़ी योजना। हाँ, वो सुना है। या मेक्सिको में ड्रग्स की समस्या को ही देख लीजिए, जिसका एक सिरा अमेरिका में ड्रग्स की भारी मांग से जुड़ा है और वो मेक्सिको में लगभग गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है। उफ। अच्छा, अब दुनिया के बिल्कुल ऊपर चलते हैं, आर्कटिक। वहां तो बर्फ पिघलने से जैसे एक नई दौड़ ही शुरू हो गई है। हाँ, आर्कटिक में क्लाइमेट चेंज सब कुछ बदल रहा है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, इससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये एशिया और यूरोप के बीच का समुद्री सफर काफी छोटा कर सकते हैं। और संसाधनों की भी बात होती है। हाँ, सबसे बड़ी बात वही है। अनुमान है कि बर्फ के नीचे तेल, गैस और दूसरे खनिजों का बहुत बड़ा भंडार दबा हुआ है और अब बर्फ पिघलने से उन तक पहुंचना शायद मुमकिन हो रहा है। तो इसका मतलब वहां देशों के बीच मुकाबला बढ़ रहा होगा, संसाधनों के लिए, रास्तों के लिए। निश्चित रूप से। आर्कटिक महासागर से जिनकी सीमा लगती है, रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सभी देश अपने समुद्री इलाके पर दावा कर रहे हैं। मतलब वो इलाका जहां उन्हें संसाधन निकालने का अधिकार है, जिसे EEZ कहते हैं। और रूस इसमें काफी आगे लग रहा है। हाँ, रूस इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय है। वो वहां सैनिक अड्डे बना रहा है और उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर जहाज हैं, जो बर्फ तोड़ने वाले जहाज होते हैं। अमेरिका इस दौड़ में थोड़ा, कह सकते हैं, पीछे दिखता है। आर्कटिक काउंसिल है तो बातचीत के लिए एक मंच, पर जमीन पर या कहें बर्फ पर होड़ तेज हो रही है। ये क्लाइमेट चेंज का एक अप्रत्याशित भू राजनीतिक नतीजा है। इन सारी जगहों को देखकर, मतलब कोरिया, लैटिन अमेरिका, आर्कटिक, एक बात तो साफ लगती है, चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, भूगोल आज भी देशों की किस्मत, उनकी सोच उसको तय करता है ना? ये बिल्कुल सच है।
आप देखिए, रूस हमेशा पश्चिम के मैदानी इलाकों से आने वाले खतरे को लेकर चिंतित रहेगा। हिमालय हमेशा भारत और चीन के बीच एक दीवार की तरह खड़ा रहेगा। तकनीक हमें कुछ हद तक भूगोल की सीमाओं से बाहर निकलने में मदद जरूर करती है, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष यात्रा। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत, संसाधनों की जरूरत, सुरक्षा की चिंताएं, ये चीजें तो हमेशा रहेंगी। और अब तो देखिए, क्लाइमेट चेंज खुद एक नई भौगोलिक सच्चाई बन रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, पानी के लिए संघर्ष हो सकता है। ये भविष्य की नई चुनौतियां हैं और शायद टकराव के नए कारण भी। तो आज हमने देखा कि कैसे कोरिया एक उलझी हुई पहेली बना हुआ है, कैसे लैटिन अमेरिका अपने भूगोल और इतिहास की बाधाओं से जूझ रहा है, और कैसे आर्कटिक पिघलती बर्फ के साथ एक नई प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन रहा है। भूगोल और इतिहास वो वाकई आज भी दुनिया को चला रहे हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में खासकर तकनीक और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी ताकतें इन भौगोलिक सच्चाइयों को कैसे बदलेंगी, और इसका देशों के आपसी रिश्तों पर, उनके गठबंधनों पर या फिर टकरावों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी, कुछ सोचने को मिला होगा। सुनने वाले हमें ज़रूर बताएं कि ये जानकारी उन्हें उपयोगी लगी या नहीं, और अगर उनके पास कोई सुझाव है कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो वो भी बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।